हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश जाधव है। और जो हमारा एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज आगे देखेंगे। हमारा जो अध्याय है वो एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो वो चल रहा था गमन एवं संचलन, तो उसका आज दूसरा पार्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है वो गमन एवं संचलन में वो क्या है, कंकाल तंत्र। जो हमारी ढांचा होता है हड्डियों का, वो बनने वाला है। तो क्या दिया हुआ है देखते हैं। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियाँ होती है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए जब बिना जबड़ों के भोजन च्वर्ण करना पड़े, यानी कि भोजन चबाना पड़े, और बिना पाद अस्थियों के टहलना हो। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियाँ कठोर होती है, जबकि कंड्रोइ कंड्रोइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य पीलेबल बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। कितने हड्डियाँ हमारे अंदर? टोटल 6 हड्डियाँ है। उसमें दो पार्ट में बताया गया है, काय में अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल में। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियाँ होती है जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि, स्टर्नम और पसलियाँ अक्षीय कंकाल का गठन करती है। करोटी डायग्राम हम देख लेंगे, चित्र देख लेंगे। अस्थियों के दो समुच्चय कपालीय, कैरनल और आननी फेसियल से बना है, जिनका योग 22 है। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती है। आननी भाग में 14 कंकाली अवयव स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। कौन सा भाग बनाते हैं? करोटी के सामने का भाग। तो हम देख सकते हैं, ये वाला चित्र दिया हुआ है। ये क्या है? मनुष्य की करोटी का आरेख है। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा डायग्राम है। तो देखिए इसमें जो है वो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो वो है फ्रंटल अस्थि है, फिर ये पैराइटल अस्थि, टेम्पोरल अस्थि, ऑक्सीपिटल है, ये स्फिनोइड है, एथेमोइड है, लेक्रेमल है, नेथाल अस्थि है। उसके बाद ये है जाइगोमेटिक है, मैक्सिला है, ये दिख रही है वो, मैंडिबल है। फिर ये हाइयोइड अस्थि है, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। यह हाइयोइड बोन होती है जो ऐसे यू आकार की होती है और किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है, याद रख लेना। फिर हम इसका आगे पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, आगे देख सकते हो आप कि एक यू आकार की एकल अस्थि हाइयोइड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। यह भी कपाल में ही सन्निहित है। प्रत्येक मध्यकर्ण में 3 छोटी अस्थियाँ होती है। मतलब जो हमारे कान होते हैं उसमें वो क्या है, मेलियलस, इनकस एवं स्टेपिज। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएँ कहते हैं। कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ दो अनुकपाल अस्थिकंदों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की सहायता से संधि योजन करता है। द्विकंदकीय करोटिया डाई कॉन्डाइलिक स्कल। फिर आगे दिया हुआ है, हमारा कशेरुकी दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है। जिन्हें कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला तंत्रिकीय नाल होता है, जिससे होकर मरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुकी एटलस है और यह अनुकपाल अस्थिकंदों के साथ संधि योजन करता है। अब आगे देख सकते हो, आगे दिया हुआ है, कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा 7 और वक्षीय 12 कटी जो है वो 5 है। त्रिक से क्रम एक संयोजित होकर और अनुत्रिक जो है वो एक संयोजित होकर कशेरुक में विभाजित होता है। आगे देख सकते हैं हम कि कौन है कितना। तो ग्रीवा 7 है, या ग्रीवा है ऊपर की 7, फिर है वक्षीय कशेरुकी जो है हमारी 12, और कटी जो है वो, या लंबर भी बोलते हैं उसे, वो 5 है। त्रिक भी 1 है और अनुत्रिक भी 1। ये 4 5 होते संयोजित होकर बाद में हो जाती है। आगे क्या दिया हुआ है, ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है, याद रख लेना है ना। मनुष्य में तो होती है ग्रीवा 7, लेकिन सभी स्तनधारियों में भी होती है।
फिर है कशेरुक दंड मेरुरज स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरस्थि स्टर्नम वक्ष की मध्य रेखा अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। अगर दिया हुआ पसलियाँ रिब्स की 12 जोड़ियाँ होती है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरस्थि के साथ जुड़ी होती है। इसके पृष्ठ सिरे पर दो संधियोजन सतह होती है जिसके कारण इसे द्विशिरस्थ बाइकेपेलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ जो वास्तविक पसलियाँ कहते हैं पृष्ठ में वक्षीय कशेरुकी और आधारीय पृष्ठ में उरस्थि से कजब उपस्थित हाइलिन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। 8वीं 9वीं और 10वीं कौन सी 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियाँ उरस्थि के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती बल्कि कचाव उपस्थिति के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ती है। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्राइल कूट पसली कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियाँ 11वीं और 12वीं अधर में जुड़ी हुई और नहीं होती, इसलिए उन्हें प्लावी पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियाँ एवं उरस्थि मिलकर पसली पंजर रिब केज की रचना करते हैं। वो हम देख सकते हैं ऊपर कौन कौन है। देखिए इसमें जो है वो पसलियों का पिंजरा है। जैसे इसमें ये 1 से जो 7 तक है वो वास्तविक पसलियाँ 7वें जुड़ी होती है। कुट पसलियाँ जो है वो 9 से 10 8 9 10 वो 7 के साथ जो जुड़ी दिख सकती है और ये 11 और 12वां जो है वो पीछे ही जुड़ी रहती है, आगे नहीं जुड़ी होती है। मतलब जो हमारी उरस्थि होती है उससे नहीं जुड़ी होती है, याद रख लेना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पसलीय पिंजरा हो चुका है हमारा। अब आगे देखिए, पादों की अस्थियाँ अपनी मेखला के साथ उपांगी या कंकाल बनाती है। प्रत्येक पाद में 30 उप अस्थियाँ पाई जाती है। अग्रपाद भुजा की अस्थियाँ है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। कार्पल्स कलाई की अस्थियाँ संख्या में 8, मेटाकार्पल्स हथेली की अस्थियाँ संख्या में 5 और फेलेंजेज उंगलियों की अस्थियाँ संख्या में 14 होती है। फिर इसी तरह से हमारे जो पाद मतलब जो हमारे क्या होते हैं ये वाले हम देख लिए, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये हाथ की देख लिए। अब हम पैर की देखते हैं। वो क्या है, फीमर है, उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि और ये सबसे मजबूत भी होती है हमारे शरीर की, याद रख लेना। फिर ये टिबिया और फिबुला। टार्सल्स टखनों की अस्थियाँ संख्या में 7 होती है, मेटाटार्स संख्या में 5 और उंगली अस्थियाँ फेलेंजेज जो कि होती है 14। कब के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहते हैं, घुटने को अधर की ओर से ढकती है, घुटना पलक, ठीक है। हम देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या है। ये क्लेविकल वगैरह तो बाद में देख लेंगे। ये देखो ये वाली है ह्यूमरस हो रही और ये है रेडियस और अल्ना, ये कार्पल्स, मेटाकार्पस, फेलेंजिस, इसमें हम देखे थे। फिर बाद में जो पैर की ही थी वो ये रही, फीमर है सबसे मजबूत है और सबसे लंबी है, पटेला है, फिर टिबिया है, फिर फिबुला है, टार्सल्स, मेटाटार्सस, फेलेंजिस, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। फिर हम आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, अंश और श्रोणी मेखला अस्थियाँ अक्षीय कंकाल का तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती है। प्रत्येक मेखला के 2 अर्ध भाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लेविकल एवं एक स्केपुला होती है। स्केपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे एवं 7वीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। इसके पुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंधन के रूप में होता है जिसे एक्रोमीन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधि योजन करती है। एक्रोमीन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लिनोइड गुहा कहते हैं, ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संधि योजन करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्य जत्रुक कलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि हम पढ़े थे क्लेविकल और स्केपुला के बारे में, क्लेविकल और स्केपुला के बारे में ये, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसका। अब ये है श्रोणी मेखला पेल्विक ग्रिडल में 2 श्रोणीय अस्थियाँ होती है। प्रत्येक श्रोणीय अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती है, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटाबुलम होती है जिससे उरु अस्थि संधि योजन करती है। अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन प्यूबिक सिम्फोसिस बनाते हैं जिसमें रेशेदार उपास्थियाँ होती है। देख सकते हो इसमें जो हमारी है
श्रोणीय अस्थि वो कौन कौन सी है, देखो इलियम है, इस्चियम है और प्यूबिस है। श्रोणीय अस्थि बनाती है सैक्रम में, ये वाले में कुछ बताया गया था जो कि हम देख लिए। अब है संधि या जोड़। संधिया या जोड़ मतलब हमारे अंदर जो जोड़ पाए जाते हैं हड्डियों के बीच या फिर उपस्थियों अवस्थियों के बीच, वो देखना है। क्या दिया हुआ है, संधियाँ या जोड़ इस हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है जिनमें शरीर की अस्थियाँ संयोगी होती है। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थि अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलंब फुलक्रम का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे रेषीय, उपास्थि युक्त और साइनोवियल स्राव। अब देखते हैं हम जो रेषीय जोड़ और उपास्थि जोड़ और साइनोवियल 3 जोड़ों में है उनको पढ़ेंगे। पहले है रेषीय जोड़। रेषीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियाँ जो घने रेषीय संयोजी ऊतक की सहायता से सीवन स्ट्रम के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती है। उपास्थि युक्त जोड़ों में अस्थियाँ आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार के जोड़ है जो सीमित गति होने देते हैं। साइनोवियल जोड़ देख लेते हैं अभी क्या है साइनोवियल। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता 2 अस्थियों की संधि योजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कंदुक खल्लिका संधि हुमरस और अंश मेखला के बीच, जो हुमरस है और अंश मेखला के बीच क्या है वो कंदुक खल्लिका संधि, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट में हो या फिर बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है और दूसरी एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। मतलब जो विकल्प वाले प्रश्न 4 विकल्प दिए जाते वो। फिर एक कब्जा संधि जो घुटने में है तो घुटना संधि है। धुराग्र संधि वो क्या है, या फिर पाइवोट संधि और एटलस और अक्षय के बीच होती है। फिर विसर्पी संधि ग्लाइडिंग संधि कार्पल्स के बीच। और सैडल संधि सैडल जोड़ जो अंगूठे के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच, इनके कुछ उदाहरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे संधि के जोड़ लास्ट में दिए वो वाले, ठीक है। अब है पेशी और कंकाल तंत्र के विकार, मतलब इसके अंदर जो बीमारियां होती हैं वो हम देखने वाले। किस किस में, जो पेशियां होती है और कंकाल जो कि हमारी हड्डियां होती है और मसल्स होते हैं, उनके बीच में जो बीमारियां होती है विकार हो जाता है, कुछ कमियां हो जाती है, उससे जो बीमारी होती है उसके बारे में पढ़ने वाले। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो देख सकते हैं हम, क्यों होता है और कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें माइस्थेनियस ग्रेविस। माइस्थेनियस ग्रेविस है वो क्या है, एक प्रतिरक्षा क्या स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाल पेशियों का पक्षाघात होता है। याद रख लेना, ये माइस्थेनियस ग्रेविस कैसा रोग है तो वो है स्वप्रतिरक्षा विकार है, ये सबसे ज़्यादा याद रख लेना। इसमें क्या है, किस किस की कमजोरी होती है, कमजोरी और कंकाल पेशियों का पक्षाघात मतलब कमजोरी हो जाती है। फिर है पेशीय दुष्पोषण, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्या है, विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमिक अपहासन हो जाता है। फिर अवतानिका, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होता है, तो वह है अवतानिका। संधि शोथ, आर्थराइटिस, जड़ों की शोथ, संधि मतलब जोड़ होते हैं वो संधि उसका शोथ हो जाता है। फिर बाद में आगे देखिए अस्थि सुशीरता, ऑस्टियोपोरोसिस, क्या है, यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबलता संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। मतलब जो एस्ट्रोजन स्तर मतलब जो जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें बहुत सारे मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर अपने घर में भी अपने दादा दादी वगैरह देखे होंगे या फिर नाना नानी उनको देखे होंगे आपकी, उनके जो मतलब कि उनके घुटनों में दर्द होता है तो वो कैसा होता है, एस्ट्रोजन की कमी के कारण ऐसा होता है। उसे क्या कहते हैं, अस्थि सुशीरता कहते हैं। फिर अगला दिया हुआ है गाउट के बारे में। क्या दिया हुआ है, गाउट के बारे में दिया है वो क्या है, जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की शोथ है। यूरिक अम्ल जो कण होते हैं वो जमा हो जाते हैं जोड़ों में, उसे कैसा कौन सा रोग होता है तो वो है गाउट। तो ये जो है वो ना, मतलब आपको मैं एक स्पेशल एक की पॉइंट्स दे के जा रहा हूँ, मतलब स्टार पॉइंट्स। वो ये है कि ये जो कितने हैं, तो ये है छः रोग है यानी विकार है। तो ये 6 विकार है, अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो हर साल नीट में क्वेश्चन आता है। और आप देख सकते हो पुराने PYQs जो कि हम अभी सीरीज चलाने भी वाले हैं, तो PYQ सीरीज भी चलेगी।
और अब बोर्ड में भी देखोगे तो बोर्ड में भी पूछा जाता है। एक तो इनके विकार के नाम पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो कि सही विकल्प वाले प्रश्नों में पूछ सकता है, या फिर रिक्त स्थान में भी पूछ सकते हैं। और भी फिर दूसरी एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव वाले जो होती है उसमें भी, और रियल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो आज हमारा ये होता है चैप्टर समाप्त। और आप सारांश ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर सारांश पढ़ोगे तो पूरे चैप्टर का जो सारांश होता है वो समझ में आएगा। और ये जो अभ्यास प्रश्न है वो भी आप कोशिश करें, अगर पूरा होता है तो आप बहुत अच्छा, अगर नहीं होता तो आप कमेंट कीजिए और मैं भी कोशिश करूँगा कि इनका भी आंसर बता सकूँ। और आप सभी का फिर से धन्यवाद, आप यहाँ तक टिके रहे और वीडियो पूरा देखा इसके लिए। और आप इसी के साथ अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, तो ज़रूर करें। और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है। तो मैं आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।